हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था, तो हम बात कर रहे थे भैया जी कंसंट्रेशन टर्म्स की, है ना। और कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म जो थी मोलैरिटी हमने पढ़ ली थी। अब मोलैरिटी के बाद में वैसे तो अगली कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है नॉर्मलिटी, लेकिन भैया नॉर्मलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं, तो रेडॉक्स वाले चैप्टर में हम पढ़े हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप जाके जो है नॉर्मलिटी अगर देखना है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट अगर देखना है, तो आप जो है वहां से उसको कवर कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है ना अपने पास, वो है भैया जी मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं जी, ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूं कि हमारे पास जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में हम बात करते हैं, हमें जो है वो मैंने कल आपको बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया था कि भैया जी कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। केवल और केवल मोलैलिटी ही एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। बाकी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, उन सब में तो हम बात करते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, कि भाई सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमारे पास सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। केवल और केवल मोलैलिटी ही एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम बात करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि भैया जी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपको जो है मोलैलिटी को डिफाइन करना है, तो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, ठीक है। तो भैया जी ये सिंपल सा काम है, ये छोटी सी बात है जो ध्यान में रखनी है। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल डिसॉल्व होंगे उसी को हम क्या बोल देंगे जी, मोलैलिटी बोल देंगे। 1 kg सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट के 10 मोल है तो मोलैलिटी हो जाएगी 10। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अगर 15 मोल है, मोलैलिटी हो जाएगी 15। 1 kg में जितने मोल होंगे वही क्या है, अपने पास एक तरीके से मोलैलिटी है। अब देखो जी, इसका जो फॉर्मूला हमें डेराइव करना है, तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा, जैसे हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला डेराइव किया, वही तरीका है भैया किसका, मोलैलिटी का फॉर्मूला डेराइव करने का, है ना। मैं ये मान लेता हूं कि मान लो इफ, ठीक है, W kg सॉल्वेंट, ठीक है, कंटेन्स n मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि कोई W kg सॉल्वेंट है और W kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल कितने हैं जी, n है। W में कितने हैं, n। तो मुझे बताओ 1 kg सॉल्वेंट में कितने होंगे, 1 kg सॉल्वेंट में हो जाएंगे कितने, n/W, है ना। और 1 kg में जितने होंगे इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे मोलैलिटी, है ना। 1 kg में जितने होते हैं वही तो मोलैलिटी होती है। तो कहने का मतलब अगर मुझे मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी निकालने का सीधा सा तरीका है, ऊपर तो आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ये मास होना चाहिए किसमें, इन kg। ये है भैया अपने पास एक कंडीशन, ऊपर तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट का मास होना चाहिए किसमें होना चाहिए जी, kg में होना चाहिए। सिंपल सा काम है। अब वही बात कि अगर मान लो सॉल्यूट का मास जो है, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकालते हैं, तो मैं इसको यू भी लिख सकता हूँ, मान लो x ग्राम गिवन है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, और ये आ जाएगा W किसमें, kg में। W क्या है, तो W है अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला, W ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ये होना चाहिए किसमें, इन kg। ये लो जी, खत्म बात, है ना। और कई बार ऐसा आता है, किसी ने कहा कि सर हम तो सॉल्वेंट का मास ग्राम में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में रखोगे तो भैया इस ग्राम को जो है वो आपको बदलना पड़ेगा kg में, ऊपर कितना लगा देना, 1000 लगा देना, तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास किस में आ जाएगा जी, ग्राम में। ग्राम में था वो kg में अपने आप कन्वर्ट हो गया, क्योंकि kg में बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोलैलिटी को हम डिफाइन ही केवल तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है उसका मास किस में होगा, kg में होगा, तभी मोलैलिटी डिफाइन होगी।
आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये सिंपल सा काम है जी, मोलैलिटी को डिफाइन करने का तरीका है। नेक्स्ट जो है, अब इस पर जो है वो देखो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस हमें जो हो इस पर क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ज़रा कि क्वेश्चन की बात मैं अगर करूँ तो मैंने आपको ये बोला 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, फिर आपको बोल दिया कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको दोनों चीज़ें दे दी है ना, और ब्रैकेट में आपको दे दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जैसे 1.02 ग्राम पर सीसी, ये आपको जो है वो सॉल्यूशन की डेंसिटी लिख के दे दी है। और आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, आपको मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है और आपको मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल सा सीधा सा काम है। देखिएगा ज़रा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी सवाल आए, आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे। जैसे मान लो मुझे जो है वो यहाँ पर स्मॉल m कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले स्मॉल m का फॉर्मूला लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहाँ पर जो क्या आ जाएगा अपने पास W ग्राम, ऊपर क्या आ जाएगा जी 1000। ये लो जी, है ना, स्मॉल m का फॉर्मूला आ गया। वैल्यूज रखते हैं भैया। सबसे पहले x क्या है, x तो है मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ सॉल्यूट कौन हो गया भैया, NaOH हो गया। तो ये तो आ जाएगा 20 इंटू कितना 1000 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट NaOH का कितना होता है 40 होता है, और W ग्राम, तो W ग्राम क्या है, तो W अपने पास है एक तरीके से आप बोल सकते हो भैया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट यहाँ पर है वाटर। तो ये आ जाएगा कितना 180। खत्म बात, जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। ये कैंसिल हो रहा है भैया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया है ना, और ये आ जाएगा 5.55 डिवाइड बाय कितना 2। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास जो 2.5 प्लस इसका जो है वो आधा कितना हो जाएगा 2.75 के अप्रोक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से अपने पास क्या आ गई भैया, मोलैलिटी आ गई। ठीक है, अब दूसरा आपको इसके लिए मोलैरिटी भी कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं काम करता हूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखता हूं, है ना, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने का तरीका क्या था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हो तो हम ऊपर कितना लगा देंगे जी 1000 लगा देंगे। अब इसमें से देखो जरा कौन सी चीजें अपने पास है, कौन सी चीजें नहीं है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 20,000, NaOH का मोलर मास कितना है 40, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VmL। अब यार ये कहां से निकालूं, तो आप देखो जरा कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, और अपने पास डेंसिटी है। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। मुझे बता दो जरा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा जी, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएगा कितना आएगा 20 प्लस कितना 180, कितना आएगा 200 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है ना। और यहाँ से जो हो अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो मास तो आया 200 और वॉल्यूम आया डेंसिटी कितना 1.02 ग्राम पर सीसी। कल मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा एक होता है ml, दोनों चीज़ें सेम ही है। तो वॉल्यूम यहाँ पर आएगा किसमें जी, ml में। तो ये आया 200, ऊपर जाएगा कितना 1.02। जो चीज़ें कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, ये गया 10, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो कितना आ जाएगा भैया 2.5। तो मोलैरिटी 2.5 इंटू 1.02। आप देखो इसको सॉल्व करो, ये अप्रोक्सली जो है वो इसी के आसपास का सा आंसर आएगा, 2.6 के आसपास आएगा, है ना। तो हम एक बात बोल सकते हैं, देखो जरा कि जो एक सॉल्यूशन होता है ना, कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ है। आप देखो यहाँ पर 20 ग्राम NaOH और 180 ग्राम पानी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सॉल्यूशन जितना ज़्यादा डाइल्यूट होता है ना, उस सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में उतना ही कम डिफरेंस होता है। यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट जो है वो क्या होते हैं, इक्वल से होते हैं। कि जहाँ सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा पानी मिलाया हुआ होता है, वहां पर हम ये बोलते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या होंगे, ऑलमोस्ट अप्रोक्सली दोनों चीजें जो हो क्या रहेगी, सिमिलर सीख रहेगी, दोनों चीजें सेम सीख रहेगी, है ना। और इसी कंसेप्ट को हम आगे सॉल्यूशन वाले टॉपिक में भी काम में लेते हैं। सॉल्यूशन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां आपको जरूरत स्मॉल m की है,
लेकिन कैपिटल एम गिवन होता है, या फिर ज़रूरत जो है वो आपको कैपिटल एम की है लेकिन क्वेश्चन में गिवन स्मॉल एम होता है ना। तो आपको जो है ये ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर जो है वो इसको मेंशन कर देता हूँ अलग से, ठीक है। हाँ जी, कि फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विल बी नियरली सेम, है ना। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन कोई होता है तो उसके लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो जी, ये हुई एक बात। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन पढ़ते हैं। अब देखो जो सवाल मैं बताने जा रहा हूँ वो है भैया कन्वर्जन का, ठीक है। सवाल है, क्वेश्चन है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि मान लो कई बार ऐसी कंडीशन आती है, वैसे तो दोनों सिमिलर सेक है, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि भैया जी आपको जो है ना कैपिटल एम दिया है, स्मॉल एम पूछ लिया, या स्मॉल एम दिया है, कैपिटल एम पूछ लिया, है ना, या एक कंसंट्रेशन टर्म देके दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछ ली, एक कंसंट्रेशन टर्म देके दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछ ली। वो कोई भी हो सकता है कि मोलैरिटी से आपको जो है मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी पूछ ली, है ना। क्या कंसेप्ट है कि भाई जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में बदलना हो तो आपको कौन सा कंसेप्ट काम में लेना है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है। मैं क्वेश्चन से जो हो आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ब्रैकेट में आपको दे रखा है जी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको दिया है 1.2 ग्राम पर ml, है ना। भैया जी ये अपने पास क्वेश्चन है और आपको इसको करना है सॉल्व, और इसको सॉल्व करके आपको ये बताना है, मोलैलिटी बतानी है। देखो कैपिटल एम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, कैपिटल एम मोलैरिटी गिवन है, स्मॉल एम आपको पूछा है। क्या करना है मैं एक चीज बता देता हूं, एक ही फंडा दिमाग में रखना, एक चीज दिमाग में रखना केवल, कि जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में बदलना हो तो याद ये रखना है, ध्यान में ये रखना है कि भैया आपको जो चीज दे रखी है ना, जो चीज गिवन है, जैसे यहां गिवन क्या है, गिवन आपको ये है 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये गिवन है 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है ना। अब जो चीज गिवन है आपको सबसे पहले उसका मतलब लिखना है कि इसका मीनिंग क्या है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कहा था कि भैया जी किसी भी कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर वही है कि डेफिनेशन से जो है वो हम इसका मीनिंग लिखेंगे, इसका मतलब लिखेंगे कि इसका मतलब क्या। वापस से मैं बोल देता हूं कि आपको अगर एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में बदलना है तो जो चीज दे रखी है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका मतलब लिखोगे, ठीक है। तो मैं जो इसका मतलब लिखूंगा। अब मुझे बताओ मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। 1 लीटर में अगर 2 मोल है मोलैरिटी 2 हो जाएगी, 1 लीटर में 3 मोल है मोलैरिटी 3, 1 में 4 मोलैरिटी 4। यहां मोलैरिटी कितनी है, 0.2 है। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व है, 0.2 मोल डिसॉल्व है। तो भैया जी देखो इसका मतलब मैं लिख देता हूं कि भैया इसका मतलब ये है कि 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्यूट कौन है, आपको बोल रखा है ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट कौन होगा, ग्लूकोज होगा। तो 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। चलो जी हो गया ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल डिसॉल्व है, 0.2। अगर आपने ये मतलब लिख दिया ना, देखो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को कन्वर्ट करना हो, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, यही तरीका काम में लेना आपको, है ना। और जो गिवन है उसका मतलब लिखोगे और जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिखोगे, है ना। और आपको पूछा क्या है, तो भैया आपको पूछा स्मॉल एम है। स्मॉल एम निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय W मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में हो तो ऊपर क्या लगा देंगे जी 1000 लगा देंगे ना, है ना। अब देखो जरा कि अगर एक बार ये लिख ली आपने लाइन, इसका मतलब लिख लिया तो आपका 50% काम हो गया, आधा काम हो गया। देखो कैसे हो गया कि ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो सॉल्यूट के मोल, एक मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप देखो दोनों में से एक चीज़ आ चुकी है और वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ चुका है 0.2। तो मेरे पास स्मॉल m मुझे कैलकुलेट करना, तो 0.2 इंटू कितना आ गया 1000 आ गया, और नीचे W यानी कि मास ऑफ क्या है जी सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट का मास मैं कैलकुलेट करूंगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो वही जुगाड़ करना है। डेंसिटी आपके पास है, मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब कितना 1000 ml, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। और मुझे तो क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मुझे जो है मैं काम करता हूं इसमें से जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन पहले, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर देता हूं, तो भैया जी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, ये आ जाएगा डेंसिटी है 1.2 इंटू कितना 1000, तो ये आ गया कितना 1200 ग्राम। पूरे सॉल्यूशन एंटायर सॉल्यूशन का मास है कितना 1200 ग्राम। अब एक काम करता हूं, इस 1200 ग्राम में से ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं जो है वो यहां पर देखो ये W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट, ये दोनों मिला के मेरे पास आ गया कितना 1200। अब इनमें से मैं W सॉल्यूट माइनस कर दूंगा तो W सॉल्वेंट आ जाएगा। अब सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज है। तो भैया W सॉल्यूट कितना होगा, W सॉल्यूट, मुझे बताओ सॉल्यूट के मोल कितने हैं 0.2, इतने मोल है सॉल्यूट के। और सॉल्यूट जो है वो 1 मोल सॉल्यूट का मास यहां होगा 180 ग्राम, मोलिकुलर वेट के इक्वल। 1 मोल ग्लूकोज का मास 180 है ना, तो भैया 1 मोल का मास हो गया 180, तो 0.2 मोल का मास कितना आ गया 36 ग्राम। ये लो जी W सॉल्यूट आ गया। तो यहां से W सॉल्वेंट मैं अगर निकालूंगा तो 1200 माइनस कितना आ जाएगा जी 36, और 1200 माइनस 36 करोगे तो ये आ जाएगा कितना 1164 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, यहाँ रख दो कितना 1164, ये अपना आंसर है। तो स्मॉल m की वैल्यू आई कितनी 200 डिवाइड बाई 1164, ये आंसर आ गया। यही काम करना है, सिंपल सा काम है। मैं वापस से अपनी बात को रिपीट करता हूँ, आपको जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में बदलना हो तो क्या करोगे, बहुत ही सीधा सा सिंपल सा आसान सा काम है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है ना, जो चीज़ क्वेश्चन में आपको जो है दे रखी है, जो डेटा दे रखा है, सबसे पहले आप उसका मतलब लिखोगे। फिर इसके बाद में क्या करोगे, तो जो चीज़ आपको पूछी गई है आप उसका फॉर्मूला लिखोगे, है ना। और बस इतना काम कर दिया तो आंसर आ ही जाएगा। आपको इसी क्वेश्चन को कॉपी करना है ना, मतलब इसी को जो इसी कंसेप्ट को समझते हुए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, फिर मुझे जो है वो आपको आंसर बताना है। देखिएगा जरा, सेम क्वेश्चन मैंने दे दिया इस बार, है ना। जैसे कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और वही डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है भैया, वही 1.2 ग्राम पर सीसी। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, बस एक चीज़ मैंने चेंज करी है। और वो चीज़ क्या है कि इस बार मैंने कैपिटल M पूछ लिया और मैंने स्मॉल m दे दिया। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था भैया स्मॉल m देकर, है ना, मोलर कैलकुलेट द मोलरिटी, कैपिटल M देकर स्मॉल m पूछा था। अब मैंने क्या किया है, स्मॉल m देकर कैपिटल M पूछा है, ठीक है। तो वही बात, क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहला काम आपका ये पता करना है कि भैया क्वेश्चन में गिवन क्या है ना। तो देखिएगा गिवन क्या है, गिवन है भैया 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जो चीज़ गिवन है सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका मतलब लिखोगे। जो चीज़ गिवन है उसका मतलब लिखो, पहला काम है ये। और भैया गिवन जो चीज़ है, अब स्मॉल m गिवन है तो भाई मतलब कहाँ से लेके आए, डेफिनेशन से आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है मोलरिटी की, तो मोलरिटी की डेफिनेशन अभी मैंने बताई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। तो ये है कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल डिसॉल्व होंगे उसी को हम स्मॉल m बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। 1 kg में अगर 2 मोल है तो मोलरिटी 2, 1 में 3 मोल है मोलरिटी 3, है ना। यहाँ पर कितने मोल है, यहाँ मोलरिटी कितनी है 0.2, इसका मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल होंगे 0.2 मोल होंगे।
और भैया सॉल्वेंट कौन है, एक्वस दे रखा तो पानी है, तो मैं इसको यूं बोलूंगा 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन, है ना, कितना आ जाएगा जी 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, तो 1 kg सॉल्वेंट में ग्लूकोज का 0.2 मोल जो है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। चलो भैया ये तो हुई एक बात। फिर देखिएगा कि सॉल्वेंट पानी है ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि जो चीज़ पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो, तो पूछी जो चीज़ है कि भाई मोलरिटी, कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हो तो ऊपर क्या होगा, ऊपर आएगा जी कितना 1000, ये कंडीशन आएगी। तो भैया जी इसको करते हैं सॉल्व हम। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 0.2 इंटू 1000, और वॉल्यूम ml में, तो ml में वॉल्यूम कितना आएगा इसका, ml में वॉल्यूम जो है वो हमारे पास पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि देखो आप जैसे मतलब लिखो तो आपका आधा काम हो जाएगा। ये दो चीज़ें चाहिए मुझे, मोल चाहिए सॉल्यूट के और वॉल्यूम चाहिए, तो मोल तो आ ही गया। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, वही डेंसिटी से निकालूंगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भैया वॉल्यूम तो आ जाएगा सॉल्यूशन का, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी तो दे रखी है कितनी 1.2, और मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भैया मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट, यही तो होगा ना कि भाई पूरे सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट के मास प्लस सॉल्वेंट के मास। अब भैया सॉल्यूट का मास, तो वही बात W सॉल्यूट निकालने का तरीका, भैया मोल तो है 0.2, 1 मोल का मास ग्लूकोज का होता है 180, तो W सॉल्यूट आया कितना 36। ठीक, तो ये तो आ गया जी 36, और W सॉल्वेंट कितना आएगा, ये आएगा कितना 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg सॉल्वेंट है मतलब 1000 ग्राम, तो भैया मास ऑफ सॉल्यूट आएगा 1036 ग्राम। सॉल्व करते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आया भैया 1036 डिवाइड बाय कितना 1.2, और ये आएगा किसमें, ml में, क्योंकि ये ग्राम पर सीसी में है, पर सीसी पर ml एक ही बात है। तो यहाँ पर रख देता हूँ 1036, ऊपर जाएगा कितना भैया 1.2, खत्म क्वेश्चन, है ना। तो ये ऊपर आ गया कितना 240 डिवाइड बाई 1036 कैपिटल एम, ये ही आंसर है। ठीक है ना, तो सिंपल सा बहुत ही आसान सा काम है। क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करोगे, जो चीज़ गिवन है उसका मतलब लिखो, जो चीज़ पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, इसी पर बेस्ड है वो क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछा गया भी है, जेई मेंस में आया हुआ है, और भैया हो सकता है नीट में भी आ जाए, क्योंकि जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन जो नीट में बहुत बार रिपीट होते हैं ना। हमने जो अब तक पढ़ा ना कि भैया हमने कैपिटल एम को स्मॉल एम में कन्वर्ट किया, स्मॉल एम को कैपिटल एम में कन्वर्ट किया, बस इसी को एक फॉर्मूले के फॉर्म में हम डिज़ाइन कर देते हैं। किसी ने कहा कि नहीं सर हमें तो जो ये तरीका पसंद नहीं आया, हमें तो कोई फॉर्मूला बता दो एक, है ना, कि भाई फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली आंसर आ जाए। तो भैया वो फॉर्मूला जो है वो हमें खुद को डेराइव करना है, आप खुद वो फॉर्मूला डेराइव करोगे। मैं इन्हीं सब डेटा को एक सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिख दूं तो फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कैसे, कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ m मोलर, कैपिटल M मोलर एक्वस सॉल्यूशन इफ molecular weight of solute is mw and density of solution is d ग्राम पर ml। ठीक है कि भैया ये कंडीशन है ना, और आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ कैपिटल एम मोलर, आपको कैपिटल एम मोलर कोई सॉल्यूशन दे रखा है, स्मॉल एम कैलकुलेट करना है। वही तरीका, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उसका मतलब हम लिखेंगे। तो गिवन क्या है, कैपिटल एम मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये गिवन है। मतलब क्या होगा इसका, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है कि भैया 1 लीटर सॉल्यूशन में जरूर सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, कैपिटल एम मोल होंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं कि कैपिटल एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड
आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है, 1 m मोल डिजोल्व है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो अभी अपने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, इस क्वेश्चन को कॉपी करना है, बस ध्यान से, है ना, अकल लगा के कॉपी करना है, ऐसे नहीं कि सेम टू सेम डेटा नोट कर लिया, ऐसा थोड़ी ना, नकल में अकल की जरूरत होती है। तो m मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्मॉल m कैलकुलेट करना है, जो चीज़ पूछी है उसका मतलब लिखो। तो भैया n सॉल्यूट डिवाइड बाय w ग्राम में हो सॉल्वेंट का मास, तो ऊपर क्या लगा दो, 1000 लगा दो। तो दोनों में से एक चीज़ आ गई है मेरे पास, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए हैं, तो स्मॉल m इक्वल टू 1000 और ये क्या है जी, कैपिटल M। ठीक, अब मुझे केवल और केवल क्या करना है, मुझे जो है मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। वही बात, मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दूंगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो भैया इसके लिए आपको दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन देखो जरा कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन डेंसिटी D है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब कितना, 1000 ml, है ना। तो ये आ गया 1000 D ग्राम, है ना। भैया मैंने यहाँ ml में क्यों रखा है, क्योंकि डेंसिटी जो है ना वो किस में है, स्मॉल d, कहाँ गया भैया, स्मॉल d ग्राम पर ml में है, तो आपको जो वॉल्यूम भी ml में ही रखना पड़ेगा, ये आ गया। तो अब हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट, ऐसा ही होता है। चलो जी, अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से W सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो W सॉल्यूट, है ना, तो हमें ये पता है कि 1 मोल सॉल्यूट का मास होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। जैसे ग्लूकोज के 1 मोल का मास कितना था, 180 था, 180 क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो 1 मोल सॉल्यूट का मास होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो यहाँ m मोल सॉल्यूट है, तो अपने पास मास आ जाएगा m इंटू मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, क्वेश्चन ने दे रखा है भैया, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन का है कितना, mw है, ये रहा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो यहाँ रख दो, तो मेरे पास m सॉल्यूशन, अच्छा m सॉल्यूशन तो आ ही रखा है, कितना है m सॉल्यूशन, 1000 D, और ये दे दिया कितना, m इंटू mw, और मुझे चाहिए w सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ से सिंपल सा काम है, w सॉल्वेंट मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो w सॉल्वेंट आ गया कितना, 1000 D माइनस m इंटू mw, यहाँ रख दो, ये आ जाएगा कितना, 1000 D माइनस m इंटू mw। ये लो जी, सिंपल सा काम है। स्मॉल m की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली कैलकुलेट, यही चाहिए था। एक फॉर्मूला आ गया यहाँ से कि स्मॉल m इक्वल टू 1000 कैपिटल M डिवाइड बाय 1000 D माइनस m इंटू mw। आप इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज गिवन है वो रख दो, जो अननोन है वो आ जाएगा। जैसे कि अगर कैपिटल M गिवन है, स्मॉल m पूछा है, तो डेंसिटी रख दो, कैपिटल M रख दो, मॉलिक्यूलर वेट रख दो, स्मॉल m आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। और अगर स्मॉल m गिवन है, कैपिटल M पूछा है, तो वो भी आ जाएगा, है ना। तो चाहे तो ये फॉर्मूला याद रखो आप, चाहे तो जो है वो आप डायरेक्टली जो तरीका मैंने बताया है, तरीका क्या है कि भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, जो चीज़ गिवन है ना, उसका मतलब लिखो, और जो चीज़ पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो पूछा गया है वो वैल्यू आ जाएगी ना, सीधा सा काम है। लेकिन भैया आप जो है वो, अच्छा ये एक चीज़ और कि ये फॉर्मूला जो है ना, कई बार इसको मॉडिफाई करके भी पूछ लेता है। जैसे स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M को इधर लिया, उसको तोड़ के बाद में जो है उसके बाद भी पूछ सकता है। लेकिन जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था वो ठीक ऐसा ही था कुछ, है ना, और उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा था कि कैपिटल M और स्मॉल m के बीच पर रिलेशन क्या है, ये फॉर्मूला जो है उसमें पूछा गया था। आई होप मेरी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये है अपने पास स्मॉल m, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है अपने पास, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है, वैसे तो आती है फॉर्मेलिटी, लेकिन भैया फॉर्मेलिटी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम फॉर्मेलिटी कहीं काम में भी नहीं लेते हैं ना, फॉर्मेलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो हम डायरेक्टली बात करेंगे भैया जी मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन, है ना। इसको हम x या फिर काय से रिप्रेजेंट करेंगे। काय इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, x भी बोल सकते हो, प्रोनाउंशिएशन से कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ तो कम से कम नहीं पड़ता। आपका जो है वो कौन सा इंटरव्यू होने वाला है, आपको तो जो है वो सॉल्व करना, आंसर आना चाहिए, बस खत्म बात, चाहे कैसे भी आए। हाँ, तरीका सही हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी तुक्के से भी आंसर आता है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए तुक्का, ठीक है। कई बार जो है मैंने देखा है कि यूट्यूब पर बहुत सारे मास्टर जो है एक अजीब सी कैलकुलेशन बताते हैं कि भाई जैसे नीट पे क्वेश्चन आए कितने, 180, ठीक है,
अब आपने जो है वो कर दिए भैया, इसमें से मान लो 150 क्वेश्चन कर दिए, तो 150 क्वेश्चन आपको लग रहा है पूरे सही है, बचे कितने 30। अब वो ये बोलते हैं कि 30 क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, तुक्के लगा दो इनमें। अब तुक्के लगा दोगे तो 30 में से जो हो कम से कम ये मानते कि भाई 15 तो सही होंगे ही होंगे। भैया ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि 30 में से 15 हो सही, ठीक है, ये गलत चीज़ है। इस तरीके की कैलकुलेशन जब पेपर देने जाते हैं ना तो वहाँ पर सेट नहीं होते। बहुत बड़े बड़े मास्टरों को मैंने देखा है कि यूट्यूब पर जो उनकी रील्स देखिए, उनकी वीडियोस देखें कि भाई इस तरीके से जो आप तुक्के लगा के आ जाओ तो 15 क्वेश्चन सही हो गए, और 15 क्वेश्चन सही हो गए तो 60 नंबर आपको ये मिल जाएंगे, और 15 गलत हुए तो माइनस कितने हुए, तो ओवरऑल 45 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। इस तरीके की कैलकुलेशन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब वहाँ पर बैठोगे तो वहाँ पर फेल हो जाएगी भैया, सीधी बात है। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैं अगर आपसे पूछूं 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, अच्छे से कॉन्फिडेंस आपको, है ना। बस इस तरीके का कॉन्फिडेंस जिस सवाल पर हो वो सवाल अटेम्प्ट करो। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, भैया पढ़ने से आएगा। एक ही तरीका है, जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उससे ये कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज़ तो नहीं आएगा। अदरवाइज ये तुक्केबाजी, हवाबाजी जो हो, जय हनुमान जी की, या फिर जो 1 2 3 4 अकड़ बकड़ करके तुक्के लगा के आओगे, कुछ नहीं होने वाला है। तुक्कों से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि भैया अगर आपने 150 क्वेश्चन किए और 150 जो हो मान लो पूरे सही है, तो 150 का मतलब जो कितने नंबर आ गए, 600 नंबर आ गए, है ना। हो सकता है कि भाई आप जो हो 600 नंबर पर कैटेगरी के हो, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए 600 पर। आजकल ओबीसी और जो है जनरल वालों को तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो कैटेगरी के हैं तो हो सकता है 600 पर। लेकिन अब अगर 30 क्वेश्चन जो तुक्के लगा दिए और 30 में से 20 गलत हो गए ना आपके, ठीक है, तो फिर जो इसमें से भी नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हो सकता है आप सिलेक्शन रेंज से बाहर चले जाओ। तो तुक्के लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कोई आपको गणनाएं सिखाए, ये कैलकुलेशन सिखाए, इतने तुक्के लगा दो और इतने नंबर आ गए, प्लस माइनस, वो सारी गणनाएं जब एग्जाम में बैठने जाते हो, जब वहां पर बैठते हैं ना टेबल पे, तो सारी गणनाएं फेल हो जाती है। तो तुक्के नहीं लगाने हैं। जिस क्वेश्चन में पूरा कॉन्फिडेंस हो वही क्वेश्चन करना होता है। आप जब माइनर में प्रैक्टिस करते हो, अपने टेस्ट में जब प्रैक्टिस करते हो, तो जो अगर आप कहोगे कि सर अगर हम ऐसा सोचेंगे कि जिस क्वेश्चन में पूरा कॉन्फिडेंस है वो क्वेश्चन करेंगे, तो अब तो हमसे 45 में से जो खाली 10 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। बिल्कुल भैया, 10 ही होंगे। शुरू में जो है कुछ टाइम तक, 2 महीने 3 महीने तक हो सकता है आपसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम ही ना हो, 10 से 15 क्वेश्चन अटेम हो। लेकिन भैया हमें जो हो धीरे धीरे जो वो चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। जैसे आपके जो गलत करने की, क्वेश्चन गलत करने की जो आदत होती है ना, वो बहुत गंदी आदत होती है, कब लग जाती है पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप जो हो क्वेश्चन सही करने की आदत डालोगे तो धीरे धीरे आपका एवरेज अपने आप इंप्रूव होगा, और वो क्वेश्चन सही तभी होंगे, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो हो टाइम दोगे, उसको सब्जेक्ट को टाइम दोगे, न्यूमेरिकल्स को टाइम दोगे, प्रैक्टिस को टाइम दोगे, रिवीजन को टाइम दोगे, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। समझे बात को। तो भैया तुक्के वगैरह जो हो नहीं लगा के आने आपको। अब वापस आते हैं हम मोल कंसेप्ट पर। मोल कंसेप्ट में मोल फ्रैक्शन की बात हम करने जा रहे हैं, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या है, वही कंसंट्रेशन टर्म्स है ना। फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन क्या होती है देखना जरा, कि जैसे मैं बोलता हूं परसेंटेज, तो भैया मेरे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब आप बोलते हो कि कोई भी चीज़ पर 100 में से कितनी है, कोई भी चीज़ 100 में से कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया जी, परसेंटेज बोलते हैं, कि कोई चीज़ 100 में से कितनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, कि भाई कोई चीज़ 1 मिलियन में से कितनी है, ठीक है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये आता है कोई चीज़ 1 में से कितनी है। कि भैया यहां पर हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो सॉल्यूशन के टोटल मोल जो है ना, टोटल मोल है 1, और 1 में से मान लो ए और बी का कोई अपने पास मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, और दोनों मिला के 1 मोल है, तो 1 में से ए कितना है, 1 में से अगर इसका 0.8 मोल है, इसका 0.2 मोल है, तो मैं बोलूंगा इसका मोल फ्रैक्शन 0.8 है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 है। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है एक्स और वाई का, मैं कहता हूं कि इस सॉल्यूशन में इसकी मोल फ्रैक्शन 0.3 है, इसकी मोल फ्रैक्शन 0.7 है। इसका मतलब यह है कि अगर पूरे सॉल्यूशन का 1 मोल अगर मेरे पास होगा, तो 1 में से इसका 0.3 होगा, इसका कितना होगा, 0.7 होगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे पास 1 है, तो 1 में से कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल कितने हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो भैया ये मैं लिख देता हूं कि मोल फ्रैक्शन of any component of solution, ठीक है, is
द रेशियो ऑफ, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इट्स मोल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है कि किसी भी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, इसके मोल और टोटल मोल का जो है वो रेशियो होता है ना। कहने का मतलब आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ये कैलकुलेट करना है किसी भी कंपोनेंट का, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पीसी डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये हमारे पास जो एक तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या है, तरीका है। अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट, तो भैया ध्यान से देखो, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, यूनिटलेस है। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन में एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी मोल फ्रैक्शन बात करेंगे तो आपने कहा देखो जिसकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो खुद का डिवाइड बाय सबका, ये चीज़ मोल फ्रैक्शन में ध्यान में रखनी है। क्या? खुद का डिवाइड बाय सबका, यानी खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल। क्लियर है बात? तो ये है। अब देखिएगा जरा कि करना क्या है हमें, बहुत ही सिंपल सा और सीधा सा काम है। करना क्या है, तो आप ये मानो कि एक एग्जांपल से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ना, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास ए है, बी है और सी है। मान लो इसके मोल हमारे पास Na है, इसके मोल हमारे पास Nb है और इसके मोल हमारे पास Nc है। ये मोल्स आ गए। अगर मैं N टोटल की बात करूं, सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने होंगे, तो टोटल मोल हो गए Na प्लस Nb प्लस Nc। ये हमारे पास पूरे एंटायर सॉल्यूशन में टोटल मोल आ गए। अब मुझे क्या करना है जी, मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो XA। मैंने क्या कहा, मोल फ्रैक्शन A की काम करना है, खुद का डिवाइड बाय सबका। तो इसके खुद के मोल कितने हैं जी, Na है, डिवाइड बाय सबके मोल कितने हैं, N टोटल है, Na प्लस Nb प्लस Nc। ये A की मोल फ्रैक्शन। B की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, खुद का डिवाइड बाय सबका, है ना। ऐसे ही मुझे C का मोल फ्रैक्शन निकालना है, खुद का डिवाइड बाय सबका। ये लो जी, A की काम करना है। तो ये हमारे पास किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। मैं काम कर रहा हूं, मैं इन तीनों को जो है वो आपस में ऐड कर रहा हूं। कहने का मतलब मैंने क्या कर दिया, XA प्लस XB प्लस XC, है ना। तो भैया तीन इक्वेशन थी मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तीनों को क्या कर दो जी, ऐड कर दो। इन तीनों को ऐड किया तो इधर आया क्या, Na डिवाइड बाई N टोटल। यहाँ पर क्या आया, Nb डिवाइड बाई N टोटल। यहाँ क्या आया, Nc डिवाइड बाई N टोटल। ये कंडीशन आ गई, हो गया काम। अब भैया तीनों का जो है वो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, N टोटल ही आएगा। तो ऊपर क्या आएगा जी, Na प्लस Nb प्लस Nc। और ध्यान से देखो N टोटल क्या है, यही तो है N टोटल, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो यही N टोटल है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास XA प्लस XB प्लस XC, है ना, ये कैंसिल हुआ। तो XA प्लस XB प्लस XC, ये कितना है जी, ये आया 1। कि भाई एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का जो सम है ना, वो हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। जितने भी कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो मैं ये लिख देता हूं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस of all components of solution is always 1। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना भैया, ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है कि एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सारे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन आपको ये बताता है कि कोई चीज़ 1 में से कितनी है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखना ज़रा कि थोड़ा सा जो है वो हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं जो हूँ थोड़ा सा आगे चलूँ तो एक क्वेश्चन से इसको हम समझ लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, है ना। ये अब आपको दिया है
80 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। फिर आपको दिया है 180 ग्राम ऑफ यूरिया एंड, ठीक है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 540 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन के हर एक कंपोनेंट का क्या बताना है जी, मोल फ्रैक्शन बताना है। सॉल्यूशन के हर कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। समझो, सीधा सा काम है, मेरे ख्याल से आप कर लोगे। एक काम करो, ट्राई करो, इसको वीडियो पॉज करो, फिर इसको ट्राई करो, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आपको जो हो एक सॉल्यूशन दे रखा है। इस सॉल्यूशन में क्या क्या है? इस सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो 80 ग्राम है NaOH, ठीक है, 80 ग्राम NaOH है। फिर इसमें दूसरी चीज़ है भैया क्या, 180 ग्राम है यूरिया, चलो जी। फिर तीसरी चीज़ इसमें क्या है, इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज का भी है, चलो भैया। और चौथी चीज़ इसमें है भैया 540 ग्राम वाटर। तो साफ हमें नज़र आ रहा है कि पानी तो यहाँ सॉल्वेंट है, बाकी सारी चीज़ें क्या है जी, सॉल्यूट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं मोल निकाल लेता हूँ, मोल्स, ठीक है। तो मोल अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो भाई इसके मोल कितने आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH के आगे कितने, 2। यूरिया के निकालता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है जी, 60। तो इसके आ जाएगी कितने, 3। इसका आ जाएगा कितना, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा जी, 1। और इसका मोल कितना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास पानी का कितना होता है, 18 होता है। तो इसका आ जाएगा कितना, 30। ये लो आ गए सबके मोल। तो टोटल मोल कैलकुलेट कर लो, है ना, यहाँ से टोटल मोल्स। तो टोटल मोल साफ दिख रहा है, 30, 31, 31 और 3 कितना, 34, 34, 36 टोटल मोल आ गए। अब एक एक करके सबके लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले XNaOH, तो खुद का डिवाइड बाय सबका, खुद का मोल कितना है 2, डिवाइड बाय सबके मोल कितने हैं जी 36, ये आ गया 1/18। फिर जो X यूरिया, तो खुद का डिवाइड बाय सबका, 3 बाय कितना आया जी 36, सिंपल सा काम है। तो ये आ गया 1/12। X फिर क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज खुद का डिवाइड बाय सबका 1/36। X वाटर, भैया इसको चेक कर लेते हैं, खुद का डिवाइड बाय सबका। एक काम करो, इन सब मोल फ्रैक्शन को ऐड करके देखो। अगर इन सबको ऐड करने पर जो है वो कितना आ रहा है भैया, इन सबको ऐड करने पर मैं बोलूँगा कि अगर 1 आ रहा है तब तो सही है, अदरवाइज जो क्या है गलत है। आप चेक करके देख ला, मेरे ख्याल से जो सबको ऐड करने पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 2, 5, 5 और 1 6, हाँ बिल्कुल 1 ही आएगा। तो जो है वो ये अपना सही है। इस तरीके से आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो सीधा सा काम ये है। एक तो इस तरीके का सवाल आता है, दूसरा वही कन्वर्जन वाला सवाल आएगा कि जैसे आपको मोलैलिटी देकर मोल फ्रैक्शन पूछ लिया या मोल फ्रैक्शन देकर मोलैलिटी पूछ लिया, इस तरीके का सवाल भी आ सकता है। तो देखिएगा ज़रा, एक इस पर क्वेश्चन हम और लेते हैं अलग तरीके का, सिंपल सा काम है। जैसे कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस एथेनॉल सॉल्यूशन in which mole fraction of ethanol is 0.4। ठीक है, ये कंडीशन है। आपको जो है वो मोल फ्रैक्शन दे दी और मोल फ्रैक्शन देकर क्या पूछ ली, मोलैलिटी पूछ ली। वही बात कि यार आप बार बार जो हो इसको भूलना मत, इसको याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जब भी निकालनी हो तो जो चीज दे रखी है ना, सबसे पहला काम उसका मतलब लिखना होता है ना। और आपको यहां गिवन क्या है, गिवन है भैया जी एक आपको एथेनॉल C2H5OH की मोल फ्रैक्शन दे रखी है 0.4। ठीक है, मुझे बताओ, देखो एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें कितनी चीजें होगी, 2 चीजें होगी। एक तो पानी होगा और दूसरा क्या होगा, एथेनॉल होगा। 2 ही चीजें होगी। और हमें पता है एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं तो सबकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। तो भैया ये अगर एथेनॉल की मोल फ्रैक्शन इतनी है तो पानी की मोल फ्रैक्शन कितनी हो गई जी, 0.6 हो गई।
है ना। तो भैया जब भी आपको मोल फ्रैक्शन दे और मोल फ्रैक्शन से दूसरी कोई कंसंट्रेशन टर्म पूछे तो आपका काम एक ही होना चाहिए कि आप क्या करोगे, जो मोल फ्रैक्शन दे रखी है ना उसी को मोल मान लो। कहने का मतलब मैं ऐसा मानूंगा कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है कि उस सॉल्यूशन में एन एथेनॉल C2H5OH के मोल तो कितने हैं 0.4 है। उस सॉल्यूशन में वाटर के मोल कितने हैं, उस सॉल्यूशन में भैया वाटर के मोल है कितना 0.6। क्लियर है बात कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में एथेनॉल के मोल तो कितने 0.4। कहने का मतलब वो मोल फ्रैक्शन है ना उसी को हम क्या मान लेंगे, मोल मान लेंगे, है ना। तो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 0.4 मोल तो एथेनॉल के हैं, 0.6 मोल किसके हैं, वाटर के हैं। कहने का मतलब ये है कि भैया देखो जिसके मोल, जिसका अमाउंट कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो यहां ये तो हो गया जी सॉल्यूट और ये क्या हो गया जी, सॉल्वेंट। चलो जी हमने क्या कर दिया, मतलब लिख लिया। मोल फ्रैक्शन का ये तो मतलब होता है कि कोई चीज एक में से कितनी है, तो एक में से जो इसके मोल 0.4 है, इसके मोल कितने हैं 0.6 है, मतलब लिख लिया। अब अगला काम है, ये तो है जो चीज गिवन है सबसे पहले उसका मतलब लिखा। अब जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो। तो स्मॉल एम पूछा है, स्मॉल एम निकालने का तरीका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो ऊपर कितना लगा दो जी, 1000 लगा दो। तो यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए कितने 0.4 इंटू 1000 है ये। मुझे जो वो सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो भैया ये रहा सॉल्वेंट, है ना। और डब्ल्यू सॉल्वेंट निकालने के लिए मुझे बताओ पानी के एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल का मास। मेरे भाई एक मोल का मास हमेशा होता है मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। तो मॉलिक्यूलर वेट तो कितना 18, इसके 0.6 मोल का मास कितना आएगा 0.6 इंटू कितना 18, ये आ गया जी। तो यहाँ आएगा 0.6 इंटू 18, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ये आएगा कितना 2/3, ये 55.5 आ गया। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 55.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यानी 111 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही अपना क्या है जी, आंसर है। सीधा सा काम है, बहुत आसान सा काम है। क्लियर है बात। तो वही बात वापस से मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में बदलने का तरीका क्या होता है, जो चीज़ दे रखी है उसका सबसे पहले मतलब लिखो, जो चीज़ पूछ रखी है उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। क्लियर है बात। थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को जो है मैं अलग तरीके से देता हूँ, देखिएगा, सोचना, दोनों में डिफरेंस होगा लेकिन, है ना। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ aqueous solution of ethanol in which, ठीक है, in which the mole fraction of ethanol is 0.8। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, आपको कि सर सेम ही है, ये तो बस पहले 0.4 था अब 0.8 था, है ना, बस इतना ही तो है। लेकिन भैया थोड़ा सा डिफरेंस और है, थोड़ा कुछ चेंज होगा। देखो क्या चेंज होगा, वही बात है ना कि ध्यान से आपको दिमाग लगाना पड़ता है। या तो आप खुद सोचो कि यार इसमें क्या चेंज है, मैं इतना बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला काम गिवन क्या है, ठीक है। तो देखो जरा, तो भैया देखो जरा कि इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो चीज़ दे रखी है उसका मतलब लिखते हैं। तो आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि मोल फ्रैक्शन दे रखा है, एथेनॉल का दे रखा है, कितना दे रखा है भैया 0.8। तो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना होगा, वाटर का हो जाएगा 0.2। तो मैंने क्या कहा आपको कि भैया जो मोल फ्रैक्शन है उसी को क्या मान लो, मोल मान लो। तो मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इथेनॉल के मोल तो है कितने हैं जी 0.8, और जिसमें वाटर के मोल है कितने हैं जी 0.2 मोल है। चलो जी, अब देखना कि वो जो डिफरेंस है वो यही आता है कि पहले वाले में कंडीशन ऐसी थी कि इथेनॉल कम था, वाटर ज्यादा था, तो वाटर सॉल्वेंट था। अब उल्टा हो गया, देखो जरा, इथेनॉल ज्यादा है तो अब इथेनॉल सॉल्वेंट है भैया, और वाटर क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। बस ये है, ये ध्यान में रखना कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, ठीक है। अब मैं स्मॉल एम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। स्मॉल एम निकालने का तरीका वही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय डब्ल्यू। अगर ग्राम में हो सॉल्वेंट का मास तो ऊपर 1000 लगा दो। तो मोलैलिटी मुझे निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितना 0.2 इंटू कितना 1000 डिवाइड बाय, अब मुझे चाहिए क्या, इसका मास। तो डब्ल्यू ग्राम, देखो जी इथेनॉल के एक मोल का मास कितना होता है, तो मोलर मास के इक्वल इसका मोलर मास कितना हो गया, तो 24 है
कितना हो गया 30, 30 और 16 कितना हो गया 46। 1 मोल का मास 46 है, 0.8 मोल का मास कितना हो जाएगा 46 इंटू 0.8। तो यहाँ रख दो 0.8 इंटू कितना 46, ये गया कितना 4, खत्म बात है ना। ये कितना जाएगा 250, तो आंसर इज 250/46। यही अपना क्या है आंसर है। तो कई बार जो इस तरीके का सवाल भी पूछ लेता है, सिंपल सा काम है। ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन से मोललिटी बतानी हो तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ध्यान में रखना है। उल्टा भी आ सकता है, मोललिटी से मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन इस पर हम और लेते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in its 0.2 मोलल स्मॉल m है ना एक्वस सॉल्यूशन। क्या इसका आपको 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है और इसमें आपको क्या पूछ लिया भैया, मोललिटी पूछ ली है ना। क्या करेंगे, या मोल फ्रैक्शन पूछ ली, तो क्या करेंगे, तरीका वही है कि जो चीज़ दे रखी है सबसे पहला काम उसका मतलब लिखना है। तो दे क्या रखा है, गिवन, तो भैया इस बार गिवन है 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखो जी, मुझे अगर मोल फ्रैक्शन बतानी है ना, तो मोल फ्रैक्शन बतानी है तो मुझे मोल चाहिए, ग्लूकोज के मोल चाहिए और टोटल मोल चाहिए। तो मैं काम करता हूं, इसका मतलब लिखता हूं। मैंने कहा ना मतलब लिखते ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है वाटर। तो 1 kg पानी में ग्लूकोज के कितने मोल है, 0.2 मोल है। तो सॉल्यूट आ गया भैया एन सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल आ गए हमारे पास 0.2 और एन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, पानी, पानी के मोल आ जाएंगे कितने 1000। पानी का मास कितना 1000 ग्राम 1 kg डिवाइड बाय 18, तो ये आ गया कितना 55.5 है ना। और एन टोटल, तो टोटल मोल कितने आए 55.5 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा जी 55.7। तो मुझे तो क्या करना है, एक्स ग्लूकोज निकालना है। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाय कितना 55.7। यही हमारा क्या है जी आंसर है, सीधा सा काम है ना। और इस तरीके का सवाल जो एक बार क्वेश्चन में आया हुआ भी है, मतलब एग्जाम में आया हुआ भी है, जहां पर आपको मोललिटी देकर मोल फ्रैक्शन पूछी गई है। शायद यूरिया के बारे में था, ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछता है। अब भाई वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है कि कैपिटल एम दे दिया आपको फिर मोल फ्रैक्शन पूछ ले, तो कैपिटल एम अगर दिया होगा तो साथ में डेंसिटी भी दी हुई होगी। और वही बात है कि भाई जो भी दे रखा है सबसे पहले उसका मतलब लिखो, मतलब लिखते ही आधा काम हो जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा, मैं कंक्लूड करता हूं। हमने मोललिटी पढ़ी, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ी, हमने कन्वर्जन पढ़ा कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इस टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो जो चीज दे रखी है उसका मतलब लिखो, जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो। आप मतलब लिखते ही आपका आधा काम हो जाएगा। बाकी चेक कर लो फॉर्मूले में आपको कौन सी चीज की जरूरत है, जो चीज की जरूरत है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मोल कंसेप्ट को जो खत्म करेंगे। इसमें एक परसेंटेज बाकी है, एक पीपीएम पीपीबी बाकी है, और भैया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाकी है। अगली क्लास में इसको खत्म करेंगे। परसेंटेज में भी हम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म से हम मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर परसेंटेज दिया हो तो मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको मोल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके समझ में आई होगी अच्छे से। यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। थैंक यू।